लालच बुरी बला है। ये कहावत हम सभी बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं। हमारे माता पिता ने हमें सिखाया है कि जीवन में कभी भी किसी भी चीज की लालच नहीं करनी चाहिए। अगर हमें कुछ भी हासिल करना है जीवन में तो सबसे पहले हमें उस चीज के लिए मेहनत करनी चाहिए और उसके बाद अपनी मेहनत से उस चीज को हासिल करना चाहिए। हम सभी ये सारी चीजें सीख जाते हैं, लेकिन 100 में से कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ये सारी चीजें नहीं सीखते और आगे चलकर वो बनते हैं 1 नंबर के लालची इंसान। ऐसे इंसान जो अपने फायदे के लिए किसी का बुरा करने से भी पीछे नहीं हटते। ऐसे लोगों के लिए किसी का बुरा करना एकदम आम बात होती है, चाहे वो किसी को धोखा देना हो या किसी को परेशान करना हो। लालची लोग ये सब करने से कभी पीछे नहीं हटते। लियो भी एक ऐसा ही आदमी था जिसकी उम्र लगभग 25 साल हो गई थी, लेकिन उसमें संस्कार बिल्कुल भी नहीं थे। उसे सिर्फ अपना फायदा नजर आता था। जब भी उसे कुछ भी चाहिए होता था तो वो किसी भी चीज के लिए मेहनत नहीं करता था, बल्कि 19-20 करके वो चीजों को हथिया लेता था या तो चुरा लेता था। अगर उसे महंगा मोबाइल चाहिए तो उसने किसी का चुरा लिया, अगर उसे बाइक चाहिए तो उसने चुरा ली, और यही सब चीजें बेचकर चोरी करके उसकी जो जिंदगी थी वो काफी अच्छी चलती थी। उसे चोरी कर करके इतना ज्यादा एक्सपीरियंस हो गया था कि वो पकड़ा ही नहीं जाता था, और इसी बात का फायदा वो पूरी तरीके से उठाता था। उसे ये काम करते करते काफी वक्त हो गया था और अब वो ये सारी चोरी चकारी करने वाली चीजों से परेशान हो गया था। अब उसे कुछ बड़ा करना था। वो छोटी मोटी चोरियां अब नहीं करना चाहता था। अब वो चाहता था एक लंबा हाथ मारना, करोड़ों रुपए का, ताकि उसके बाद उसे अपनी जिंदगी में कोई भी चोरी चकारी या काम ना करना पड़े, उसे अपनी जिंदगी आराम से बितानी पड़े। और वो इसी रास्ते को खोजने के लिए चल पड़ा। काफी लंबे समय तक वो सोचता रहा कि आखिर उसे क्या करना चाहिए, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिला। एक शाम की बात है, वो अपने हाथों में एक ड्रिंक लिया हुआ था और उसी ड्रिंक को पीते हुए वो वहां से गुजर रहा था। तभी उसकी नजर एक सुनसान सड़क पर एक अच्छे से घर पर गई, जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और महंगा था। उस घर को देखकर लियो का जो ध्यान था उसी घर पर टिक गया और वो सोचने लगा, यार कितना बड़ा घर है, नहीं तो कम से कम 100 करोड़ का तो होगा ही। अगर इस घर का मैं मालिक बन जाऊं तब तो पूरी जिंदगी सेट हो जाएगी। और यही ख्याली पुलाव पकाता हुआ वो कोल्ड ड्रिंक पीता हुआ वहां से निकल रहा था। तभी उसने देखा कि उस घर से एक बहुत ही खूबसूरत लड़की बाहर निकली और वो सीधा घर से बाहर निकलकर एक गाड़ी में बैठी। गाड़ी बहुत ही ज्यादा लग्जरी थी। उस कार में बैठकर वो लड़की वहां से निकल गई और लियो जो था वो उस लड़की को सिर्फ देखता ही रह गया और उसके दिमाग में वो लड़की और वो महंगा सा जो घर था वो घूमने लगा। और उसके बाद लियो यही सोचने लगा, यार काश कुछ ऐसा रास्ता मिल जाए जिसका इस्तेमाल करके मैं इस पूरे घर को हथिया लूं, लेकिन क्या करूं मैं ऐसा। और यही सब सोचते सोचते लियो जो था वो एक नाई की दुकान पर गया और उसने नाई से कहा, सुनो एकदम बढ़िया सा हेयर कट कर दो और पूरे बाल अच्छे से सेट कर दो, मुझे एकदम हीरो वाली लुक चाहिए। उसके बाद उस नाई ने कहा, जी सर क्यों नहीं, आप मुझे सिर्फ थोड़ा सा समय दीजिए। वो नाई जो था वो अपने काम में लग गया और लियो जो था वो बस सोचने लगा कि उसे क्या करना चाहिए। तभी लियो ने पूछा, अरे मुझे एक बात बताओ, वो सुनसान सड़क पर जो महंगा सा घर है वो किसका है, तुम जानते हो? अच्छा वो वाला घर, उस वाले घर के बारे में तो मैं जानता हूँ थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, सिर्फ इतना पता है कि उस घर के जो मालिक है वो इस शहर के काफी मशहूर बिजनेसमैन है। उनकी प्रॉपर्टी अरबों रुपए में है। वो एक अरबपति है और उनकी शायद 2 बेटियां भी हैं। उनके बारे में मैं ज्यादा नहीं जानता, लेकिन सुनता हूं कि वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हैं और वो जो बिजनेसमैन है वो उन्हें काफी दुनिया की नजरों से बचाकर रखते हैं। सिर्फ गिने चुने लोगों ने ही उनकी बेटियों को देखा है, इससे ज्यादा मुझे नहीं पता। लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? और उसके बाद लियो ने कहा, नहीं बस ऐसे ही पूछ रहा था, क्योंकि जब मैं उस घर से गुजर रहा था तब मैंने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को देखा। जैसे ये बात उस नाई ने सुनी तब उसने कहा, क्या कहीं आपने उस बिजनेसमैन की बेटी को तो नहीं देख लिया? आपके नसीब है, उतनी खूबसूरत लड़की को जितनी मैंने तारीफ सुनी है, अगर आपने देख लिया है तब तो आप बहुत खुश नसीब है।
उसके बाद लियो ने कहा, हाँ ये तो है, खूबसूरत तो वो एकदम परी जैसी थी, लेकिन खैर कोई बात नहीं, छोड़ो ये सब, तुम मेरा हेयर कट करो अच्छे से। उसके बाद उस नाई ने अपना काम खत्म किया और अपने बाल वाल सेट करवा कर लियो जो था वो वहां से निकल गया। अब लियो ने उस लड़की के ऊपर नजर रखना शुरू कर दिया और उसने उस लड़की के बारे में जानकारी इकट्ठा करी, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसे अमीर बनना है, प्रॉपर्टी को हथियाना है, तब उसे उस लड़की के दिल में जगह बनानी होगी। और इसी काम में वो लग गया। उस लड़की का जो दिल था वो बहुत ही ज्यादा साफ था, वो लोगों की बहुत मदद करती थी और वो किसी को भी परेशानी में नहीं देख सकती थी। वो जितनी चेहरे से सुंदर थी उससे कई ज्यादा वो अपने दिल से सुंदर थी। और इसी बात का फायदा उठाने के लिए लियो ने एक प्लान बनाया। वो एक खराब सी साइकिल लेकर आया और उसने फटे पुराने कपड़े पहन लिए। शाम के वक्त वो उस साइकिल को लेकर एक रोड पर खड़ा हो गया जो उस घर के पास में ही था, और उसने जब छुपकर देखा कि वो जो लड़की है वो अपनी कार में आ रही है, तब अपनी जान की परवाह ना करते हुए वो उस साइकिल पर सवार होकर उस कार की तरफ बढ़ने लगा। कार जो थी वो काफी स्पीड में थी, लेकिन ड्राइवर बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल था, इसलिए उसने सही टाइम पर ब्रेक लगा लिया। लेकिन एक छोटी सी टक्कर जो थी वो हो गई थी और उसके बाद लियो जो था वो वहीं जमीन पर गिर गया। वो लड़की तुरंत कार से बाहर उतरी और उसे बहुत ही ज्यादा चिंता होने लगी। उसे लगा कि शायद लियो को काफी चोट लग गई है। उसने कहा, क्या आप ठीक है? आपको कहीं ज्यादा चोट तो नहीं लगी? और उसके बाद लियो ने कहा, मुझे माफ करना, आपकी इतनी महंगी कार पर ये मेरी वजह से ये स्क्रैचेस आ गए, मुझे माफ करना। वो मेरी साइकिल के ब्रेक फेल हो गए थे, मुझे माफ करना, लेकिन मैं इस गाड़ी का खर्चा नहीं दे पाऊंगा, मुझे माफ कर दो, मुझे मारना मत। जब ये बात उस लड़की ने सुनी तो वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गई, क्योंकि वो कभी भी किसी भी गरीब को ऐसे परेशान नहीं देख सकती थी। और उसने कहा, आप सबसे पहले घबराइए मत, कार की चिंता बिल्कुल भी मत करिए, आप ठीक है ना? आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? और उसके बाद लियो ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप मुझसे इस गाड़ी का पैसा वसूलती तो मैं तो मर ही जाता। आप दिल की बहुत अच्छी है, भगवान आपको खुश रखे, मैं चाहता हूँ। और ये कहकर लियो ने खड़े होने की कोशिश करी और वो नाटक करने लगा जैसे उसके पैर में बहुत ही ज्यादा चोट लगी है, और उसके बाद वो लंगड़ाने लगा। लियो को ऐसे लंगड़ाते हुए देखकर वो जो लड़की थी वो और भी ज्यादा इमोशनल हो गई और उसने कहा, आप मेरी बात सुनिए, आप रुकिए थोड़ी देर, आपको मैं हॉस्पिटल भेजती हूँ, आप चिंता मत करिए। और उसके बाद लियो ने हाथ जोड़ते हुए कहा, नहीं मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा, मैं ठीक हूँ, मैं घर पर दवाई लगा लूंगा, मैं घर पर दवाई लगाकर ठीक हो जाऊंगा। इतनी अच्छी एक्टिंग करने के बाद लियो को पूरा यकीन हो गया था कि अब तो वो जो लड़की है वो इमोशनल होकर उसका ख्याल रखने के बहाने ही सही उसे घर में ले जाएगी, और उसका जो अंदाजा था वो बिल्कुल सही निकला। उस लड़की ने कहा, देखिए आप बिल्कुल भी घबराइए मत, आप पैसों की चिंता बिल्कुल भी मत करिए, जो भी खर्चा होगा मैं दूंगी, आपका एक्सीडेंट मेरी कार से हुआ है, तो आप बिल्कुल भी घबराइए मत। लियो ने और भी ज्यादा एक्टिंग करनी शुरू कर दी और उसने कहा, रहने दो मैम, आप मेरे लिए इतना कर दिए वही बहुत बड़ी बात है। आप मुझसे गाड़ी का पैसा नहीं वसूल रही हैं, वही एक चमत्कार जैसा है। और ये जो दर्द है जो मेरे पैर में अभी हो रहा है वो बहुत ही कम है। मुझे इन छोटी मोटी चोटों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे जीवन में और भी बड़ी बड़ी परेशानियां हैं जो मुझे इससे भी कई गुना ज्यादा दर्द देती हैं। वो लड़की ये सारी बातें सुनकर इमोशनल हो रही थी। उस लड़की का दिल साफ ही इतना था। उसने कहा, आपको क्या समस्या है, आप मुझे बताइए, मैं आपकी सारी समस्याएं दूर कर दूंगी। जिसके जवाब में लियो ने कहा, कुछ नहीं, बस आप तो जानते ही हैं गरीबों की जिंदगी कितनी मुश्किल होती है। हाल ही में मेरी नौकरी चली गई और मेरे पास ना ही पैसे हैं और मुझे समझ भी नहीं आ रहा कि आखिर मैं क्या करूं। नौकरी की तलाश में मैं जा तो रहा था, लेकिन बदकिस्मती से मेरी साइकिल का जो ब्रेक है वो खराब हो गया। उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो आपके सामने है।
ये सारी बातें सुनने के बाद उस लड़की ने कहा, सबसे पहले तो आप एकदम रोना बंद करिए, आप जाइए, आपका जितना भी खर्चा होगा मैं दूंगी, और रही बात नौकरी की, आप चिंता मत करिए, मेरा घर यही है और यहाँ पर कई सारे ऐसे काम है जो आप कर सकते हैं, आपको मैं अच्छी सैलरी दूंगी, आप पैसे की चिंता बिल्कुल भी मत करिए, बस आप रोइए मत। जब लियो ने ये सब सुना तब उसके आंसू जो थे वो रुक नहीं रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था, क्योंकि उसका जो प्लान था वो धीरे धीरे सक्सेसफुल हो रहा था। उस लड़की ने अपने ड्राइवर से कहा, ड्राइवर मेरी बात सुनो, इनको हॉस्पिटल ले जाओ, ठीक है, जितना भी खर्चा होगा तुम देना और मुझसे हिसाब कर लेना, ठीक है। उसके बाद उस ड्राइवर ने हाँ में सर हिलाया, वो कार से बाहर उतरा और उस ड्राइवर ने लियो को उठाया और लियो भी एक्टिंग करता हुआ लंगड़ाता हुआ कार में बैठ गया और वो लड़की घर के अंदर चली गई। उस लड़की ने कहा, इलाज सारा करवाने के बाद इन्हें वापस यहाँ पर लेकर आना, मुझे इनसे एक जरूरी बात करनी है। और उसके बाद उस ड्राइवर ने हाँ में सर हिलाया और लियो जो था वो मन ही मन एकदम खुश हो रहा था। उसके मन में खुशी के लड्डू जो थे वो फूट रहे थे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जो उसने सोचा था एकदम ठीक ठीक वैसा ही हो रहा था। और उसके बाद उस ड्राइवर ने कार को चलाना शुरू किया और वो कार सीधा हॉस्पिटल की तरफ जाने लगी। बैठे बैठे लियो ने पूछ लिया, भाई साहब जरा आप मुझे बताएंगे, ये कार तो दिखने में बहुत अच्छी है, कितने की होगी? और उसके बाद उस ड्राइवर ने जवाब दिया, क्यों बे, तेरा मन नहीं भरा? पता भी है कितना भारी नुकसान किया है तूने, ये कार बहुत ही ज्यादा महंगी है, तूने जितना नुकसान किया है ना तो कम से कम नहीं 1-2 करोड़ का खर्चा आया है। पूरा आगे का जो हिस्सा है वो एकदम खराब हो गया है, पूरा एकदम कबाड़ कर दिया तूने कार को। वो तो भला मान कि हमारी मैम इतनी अच्छी है, वरना तेरी पूरी जिंदगी और 7 पुश्ते भी बीत जाती ना, फिर भी तू ये नुकसान नहीं भर पाता। उसके बाद लियो ने कहा, अच्छा ये तो बात सच है, कार तो बहुत महंगी लग रही है, लेकिन अगर आप बता देते फिर भी तो हो सकता कि हम थोड़े थोड़े पैसा इकट्ठा करके मैम को साल भर में या 2-3 जितना भी टाइम लगता हम दे ही देते। और उसके बाद वो जो ड्राइवर था वो हंसने लगा और उसने कहा, तेरा दिमाग खराब हो गया है, जिंदगी भर यहाँ पर बंधवा मजदूरी करेगा ना तो भी इतने पैसे नहीं हो पाएंगे। 10 करोड़ की कार है ये, रोल्स रॉयल्स फैंटम, समझा? लियो ने मन ही मन कहा, ये तो कुछ ज्यादा ही घमंड दिखा रहा है, कोई बात नहीं, मेरा जब प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा तो सबसे पहले इसे लात मारूंगा, कोई बात नहीं, अभी गरीब बनकर रह लेता हूं जैसे तैसे। अच्छा, ये तो बहुत मतलब मेरी सोच से भी ज्यादा महंगी कार निकली, कोई बात नहीं, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में ही सही। और वो ड्राइवर ये बात सुनकर हंसने लगा और उसने सीधा हॉस्पिटल में कार को रोका। वहां पर सारा इलाज वगैरह हुआ और डॉक्टर ने कहा, ज्यादा इंजरी नहीं हुई है, छोटी मोटी इंजरी है, ठीक हो जाएगी, मैं पट्टी वगैरह कर देता हूं। उसके बाद उस डॉक्टर ने अच्छे से एकदम पट्टी वगैरह करी। लियो को काफी आराम मिल गया। काफी देर बाद उस ड्राइवर ने पूछा, अगर आराम मिल गया है तो चलो, वहां पर हो सकता है मैम तुम्हारा इंतजार कर रही हो। लियो ने जवाब दिया, ठीक है। उसके बाद वो दोनों कार में बैठे और वहां से निकले। कार सीधा घर के बाहर आकर रुकी और लियो घर के अंदर जैसे ही घुसा तब उसकी हालत जो थी वो खराब होने लगी, क्योंकि घर इतना ज्यादा लग्जरी और महंगा था जैसा उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। लियो को ऐसा लग रहा था जैसे वो सपना देख रहा हो। और तभी उसे आवाज आई, हेलो, हाँ, अब आपका पैर कैसा है, आइए बैठिए, मुझे आपसे बात करनी है। और उसके बाद लियो जो था उसने कहा, हाँ आता हूं। वो धीरे धीरे वहां पर गया और खड़ा हो गया और उस लड़की ने कहा, आप खड़े क्यों हैं, बैठ जाइए, आपके पैर में चोट लगी है। और उसके बाद लियो जमीन पर बैठ गया। उस लड़की ने कहा, अरे आप जमीन पर क्यों बैठ गए, इतने सोफे लगे हुए हैं, कहीं भी बैठ जाइए। लियो ने सबसे पहले हिचकिचाने का नाटक किया और जब उस लड़की ने रिक्वेस्ट करी तब जाकर वो सोफे पर बैठ गया। और उस लड़की ने कहा, तब आपका पैर कैसा है, उस डॉक्टर ने अच्छे से इलाज किया ना? उसके बाद लियो ने हाँ में सर हिलाया और फिर उस लड़की ने कहा, अब आप मुझे बताइए आपको क्या क्या आता है, उस हिसाब से मैं आपको अपने घर में काम दे दूंगी, तो आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। लियो ने और भी ज्यादा सिंपैथी गेन करने के लिए अपने आप को अनपढ़ बता दिया और उसने कहा,
बस मैं कुछ ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मैं आपके घर के छोटे मोटे काम कर सकता हूँ, अगर आप मुझे उस लायक समझे तो। उस लड़की ने कहा, अच्छा चलिए कोई बात नहीं, आप मेरे घर के छोटे मोटे काम करिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपकी सैलरी आपको महीने के आखिर तक मिल जाएगी। आप बस फिक्र मत करिए और कुछ दिनों के लिए आराम करिए। आपको मैं एक कमरा दे देती हूँ, उसमें अच्छे से रहिएगा, ठीक है। उसके बाद लियो ने हाँ में सर हिलाया और उस लड़की ने कहा, जरा सुनो, इन्हें वो जो कमरा है ना नया वाला, उसमें शिफ्ट कर दो। इनके पास जो कुछ भी सामान है वो सारा सामान जो है उसमें अच्छे से सेट वगैरह इनको करके दे देना। लियो अपना जरूरी सामान लेकर उस घर में शिफ्ट हो गया और उसके बाद जैसे ही वो उस कमरे में शिफ्ट हुआ तब उसने दरवाजे को बंद किया और उसने खूब खुशी से नाचा, क्योंकि उसका सारा प्लान एकदम परफेक्ट जा रहा था। उसने उस लड़की का फायदा उठाकर उसकी सिंपत्ति गेन करके अपने आप को झूठ मूठ का बेचारा दिखाकर उस घर में जगह तो बस बना ली थी, अब बस बाकी था, और अब कुछ बाकी था तो सिर्फ उस लड़की को इम्प्रेस करना, ताकि वो लड़की उससे शादी कर ले और वो इस पूरी प्रॉपर्टी का मालिक बन जाए। उसने ज्यादा समय वेस्ट भी नहीं किया, वो ये सारा काम करने लगा। वो हमेशा यही कोशिश करता था कि वो और भी ज्यादा अच्छा बने उस लड़की की नजरों में। वो उस लड़की का बहुत ज्यादा ख्याल रखता था और उसके आगे पीछे घूमता रहता था, और वो लड़की भी यही सोचने लगी कि वो लियो बहुत ही ज्यादा अच्छा इंसान है, इसलिए वो भी उसे कुछ कहती नहीं थी। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे वैसे वैसे लियो अपने प्लान में कामयाब हो रहा था, और वो बेचारी लड़की, उसे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि लियो उसके साथ कितना बड़ा गेम खेल रहा था। एक सुबह लियो को सच में बुखार हो गया और वो बुखार काफी तेज था। लियो ने सोचा कि चलो इस बुखार का फायदा उठाया जाए। उसके बाद क्या था, वो अपनी बीमारी तक का फायदा उठाने के लिए अपने कमरे से बाहर निकला और घर के छोटे मोटे काम करने लगा और इंतजार करने लगा कि कब वो लड़की वहां पर आएगी और उसे नोटिस करेगी। और थोड़ी ही देर बाद उसने देखा कि वो जो लड़की थी वो एकदम अच्छे से तैयार होकर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। वो सीढ़ियों से नीचे उतरी और उसने लियो को घर के काम करते हुए देखा और उस लड़की ने पूछा, तो बताइए आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना इस घर में, आपको किसी तरह की कोई समस्या तो नहीं हो रही। उसके बाद लियो ने कहा, नहीं नहीं, मुझे किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं हो रही है। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि आपने मुझे अपने इस घर में रखा। मैं तो आपका जन्मों जन्मों तक एहसान नहीं चुका पाऊंगा। उसके बाद वो जो लड़की थी वो लियो के पास आई और उसने लियो का हाथ पकड़ा और उसने कहा, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, आप जैसे अच्छे इंसान काफ़ी कम ही होते हैं, और मुझे तो शुरू से किसी को भी परेशानी में मैं देख नहीं सकती, ये आदत है मेरी। और आप भी इतने ज़्यादा परेशान थे, आप मेहनती हैं, आप हमारे लिए काम कर रहे हैं, उसके बदले हम आपको रहने के लिए दे रहे हैं और सुविधाएं दे रहे हैं, तो उसमें एहसान की कोई बात नहीं है। एक मिनट, आपका हाथ तो बहुत गर्म है, आपको तो बहुत बुखार है। जैसे ही उस लड़की ने लियो का हाथ पकड़ा तो उसके सारे रोए जो थे वो खड़े हो गए, उसके दिल के जो गिटार थे वो बजने लगे। इतनी खूबसूरत लड़की ने उसका हाथ पहली बार पकड़ा था और लियो ऐसा महसूस कर रहा था जैसे वो किसी जन्नत में पहुंच गया हो। और लियो ने कहा, नहीं नहीं, वो तो कभी कभार थोड़ा बहुत तो बुखार हो ही जाता है, इतना तो चलता ही है। उसके बाद उसने अपना हाथ पीछे खींचा और उस लड़की ने एक बार फिर से उसका हाथ पकड़ लिया और उसने कहा, आपको कोई कम बुखार नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा बुखार है, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको डॉक्टर को दिखा देती हूँ, आपको इलाज की ज़रूरत है। उसके बाद लियो ने कहा, नहीं नहीं, आप इतना परेशान मत होइए, मैं ठीक हूँ। उसके बाद जब उस लड़की ने रिक्वेस्ट करी तब लियो जो था वो मन ही मन खुश होने लगा और बाहर से अपने आप को बेचारा दिखाते हुए उसने कहा, ठीक है, अब आप कह रही हैं तो चलते हैं। उसके बाद वो जो लड़की थी वो आकर कार में बैठ गई और लियो भी बगल वाली सीट में आकर बैठ गया। लियो ने पूछा, आपका ड्राइवर नहीं आया क्या, आप कार चलाएंगी? उसके बाद उस लड़की ने जवाब दिया, अरे अब क्या करें, वो जो ड्राइवर था उसकी थोड़ी तबीयत खराब थी, वो आया ही नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं कार चला लूँगी, कोई फिक्र की बात नहीं है, आप मुझ पर भरोसा रखिए, मैं एक्सीडेंट नहीं करूँगी। उसके बाद लियो ने कहा, नहीं नहीं,
आप एक्सीडेंट नहीं कर सकती, आप इतनी पढ़ी लिखी हैं, स्मार्ट है, तो आप एक्सीडेंट कैसे करेंगी। उसके बाद वो लड़की हंसने लगी और उसने कहा, स्मार्ट? आपने इंग्लिश का वर्ड बोला, आप तो वैसे अनपढ़ थे ना। उसके बाद लियो ने कहा, नहीं मतलब इतना भी अनपढ़ नहीं हूँ, थोड़ा बहुत मतलब सोच समझ लेता हूँ कि हाँ भाई क्या गलत है क्या सही, उससे ज़्यादा मतलब ज़्यादा आपकी तरह जैसे आप जैसे लोग होते हैं बड़े बड़े उतना नहीं हूँ मतलब। और उसके बाद उस लड़की ने कहा, अरे तो हम भी तो आपकी तरह ही हैं, जितना आपको आता है उतना हमें भी आता है। लियो की जो सादगी थी, उसका जो ट्रू नेचर था, सो कॉल्ड, अंदर ही अंदर वो जो लड़की थी वो लियो को पसंद कर रही थी, क्योंकि उसे लियो की जो मासूमियत थी, जो उसका जो मासूम चेहरा था, वो बहुत ही ज्यादा पसंद आ रहा था। उस लड़की को कोई अमीर से अमीर लड़का एकदम इम्प्रेस नहीं कर सकता था, क्योंकि पैसा उसके पास पहले से ही था, और जिस इंसान के पास जो चीज पहले से होती है उसका इस्तेमाल करके आप उसे इम्प्रेस नहीं कर सकते। उस लड़की ने लियो से पूछा, तो आपकी उम्र तो हो गई है ना, आप शादी कब कर रहे हैं? जिसके जवाब में लियो ने हंसते हुए कहा, अरे हम गरीबों की शादी कहाँ होती है, लड़की मुझसे शादी तो क्या बात करना भी पसंद नहीं करेगी, इसलिए मैं शादी वादी के बारे में ज्यादा नहीं सोचता। उसके बाद उस लड़की ने कहा, हमारी ऐसी बात नहीं है, आजकल और भी कई अच्छी लड़कियां हैं जो पैसा नहीं देखती, इंसान का नेचर देखती हैं। अब मुझे ही देख लो, अब आप मुझे अच्छे लगने लगे हैं, आपका नेचर मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया है। और लियो ने लड़खड़ाती हुई जबान से पूछ लिया, तो क्या आप मुझसे शादी करेंगी? और उसके बाद वो लड़की जो थी वो एकदम चुप हो गई, और 2 मिनट बाद उसने बोला, क्या पता, शायद आगे देखते हैं। ये बात सुनकर लियो के अंदर जितनी भी ऊर्जा थी वो सब इकट्ठा हो गई, और बस उसका मन कर रहा था कि वो बस खुशी से नाचने लगे, क्योंकि उसका जो प्लान था वो एकदम सक्सेसफुल होता हुआ नजर आ रहा था। उसकी सारी कोशिशें कामयाब हो रही थी, और जैसे ऊपर वाला उसके ऊपर मेहरबान हो गया था। वो दोनों हॉस्पिटल पहुंचे, और उसके बाद डॉक्टर ने जब लियो को चेकअप किया तब उसने कुछ दवाइयां लिखी, और दवाइयां लेकर लियो और वो लड़की दोनों कार में वापस बैठ गए। उसके बाद लियो ने कहा, मैम बहुत बहुत थैंक यू, आपने मुझे इतने महंगे हॉस्पिटल से दवाई दिलवाई, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, आप मेरा इतना ख्याल रखती हैं। उसके बाद उस लड़की ने कहा, अब बस करो, जब मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ तब क्यों मैम मैम बोलते हो, मुझे मेरे नाम से पुकारो, समझे तुम, लेकिन सिर्फ अकेले में ही मेरा नाम लेना, ऐसे सबके सामने नहीं, वरना सबको समझ आ जाएगा कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, समझे तुम। उसके बाद लियो ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन मुझे तो आपका नाम ही नहीं पता, तो मैं कैसे आपका नाम लेकर आपको पुकारूं। उसके बाद उस लड़की ने पहली बार लियो को अपना नाम बताया। उस लड़की का नाम था मारिया। जब लियो को अच्छी तरह से समझ आ गया कि वो लड़की उसे पसंद करती है, यानी कि मारिया उसे पसंद करती है, तब उसने उसके बीच की जो दूरियां थी उसे और कम करना शुरू कर दिया। अकेले में जब भी मारिया उसे मिलती तब वो उसके साथ हंसी मजाक करता और उसके साथ फ्लर्ट करता, और मारिया भी इन सब चीजों से काफी खुश होती। लियो जो था वो अपनी ड्रीम लाइफ को एंजॉय करने लगा, क्योंकि वो भले ही उस घर में एक नौकर की हैसियत से रह रहा था, लेकिन उसकी लाइफ पूरी लग्जरी हो गई थी। वो जिस कमरे में भी जाकर घुस जाता था, जो मन करता था वो करता था, एकदम घर के मालिक की तरह। और मारिया भी उसे कुछ भी नहीं कहती थी। एक शाम ऐसे ही वो घर में इधर से उधर घूम रहा था। घर था इतना बड़ा कि उसे काफी मजा आता था इधर से उधर हाड़ने में। और उसके बाद उसने देखा कि एक कमरे में मारिया जो थी वो अपने कपड़ों को समेट रही थी और तैयार हो रही थी। तभी लियो जो था वो कमरे में घुस गया और उसने पीछे से मारिया को पकड़ लिया। और जैसे उसने मारिया को पकड़ा तब मारिया ने गुस्से में पीछे मुड़कर देखा और लियो को एक जोरदार थप्पड़ मारा। थप्पड़ मारने के बाद मारिया ने चिल्लाते हुए कहा, तुम हो कौन और तुमने मुझे छूने की हिम्मत कैसे करी? रुको, अभी मैं तुम्हें बताती हूँ। सब आओ, जितने भी लोग हो सब यहाँ पर आओ। उसके बाद जितने भी नौकर वगैरह थे सब वहां पर आ गए और लियो जो था वो काफी हैरान हो गया। पहली बार लियो एकदम हैरान और डर गया, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस लड़की ने कभी उससे ऊंची आवाज में बात नहीं करी, उस लड़की ने उसे थप्पड़ मार दिया। और वो बहुत ही ज्यादा घबरा गया। उसे लग रहा था कि अब तो बस वो गया काम से। तभी
वो जो नौकर चाकर थे उन्होंने पूछा, क्या हुआ मैम, इसने क्या किया? और उसके बाद वो जो मारिया थी वो बोलने ही वाली थी, तभी पीछे से आवाज आई, रुक जाओ, सब अपने अपने काम पे लगो, कुछ नहीं हुआ है यहाँ पर। उसके बाद जब लियो ने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी जो आंखें थी वो एकदम फटी की फटी रह गई। उसने देखा कि एकदम हूबहू मारिया जैसी दिखने वाली लड़की जो थी वो दरवाजे पर खड़ी थी। और उसने कहा, कुछ भी नहीं हुआ, सब चलो अपने अपने काम पर। सभी नौकर चाकर वहां से चले गए और लियो जो था वो एकदम हैरान था, क्योंकि एकदम दो लड़कियां जो हूबहू एकदम एक जैसी दिखती थी वो उसके सामने खड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये दोनों एक दूसरे की क्लोन है। और जो लड़की अभी अभी आई थी उसने कहा, दीदी मुझे माफ करना। इसने सोचा कि मैं हूं आपकी जगह, इसलिए इसने आपको ऐसे पकड़ लिया। ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, आप ज्यादा बुरा मत मानिए। उसके बाद वो जो दूसरी लड़की थी यानी कि मारिया की जुड़वा बहन, उसने कहा, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? और तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? क्या तुम दोनों का कोई चक्कर चल रहा है? उसके बाद मारिया ने कहा, दीदी अब हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, आप ऐसे मत बोलिए। उस लड़की ने चिल्लाते हुए कहा, क्या तुम्हें और कोई नहीं मिला? घर के नौकरों से तुम चक्कर चला रही हो? रुको, मैं डैड से इस बारे में बात करूंगी, मैं तो तुम्हें विदेश भेज कर ही रहूंगी। मुझे पक्का पता था तुम यहां रहकर बिगड़ जाओगी। बताओ यार, छी। उसके बाद मारिया ने अपनी बहन को समझाते हुए कहा, दीदी देखो, इंसान चाहे पैसों से कितना गरीब हो, दिल का अच्छा होना चाहिए। पैसा तो हमारे पास भर भर के पड़ा हुआ है, हम एक अच्छा खासा बिजनेस रन करते हैं, हमारा पूरा एम्पायर खड़ा है। बस हमें किस चीज की कमी है? एक अच्छे पार्टनर की जो हमारा ख्याल रखे और वो एकदम मासूम हो, बिगड़ा हुआ ना हो। जितने भी हमारे लेवल के लड़के हैं वो सभी अय्याश हैं। आप ही मुझे बताइए, आप किसे अपना पार्टनर चूज करेंगी? एक ऐसे लड़के को जो पैसों से तो बहुत ही ज्यादा अमीर हो लेकिन उसका कैरेक्टर बहुत ही खराब हो, या फिर ऐसे लड़के को जो पैसों से भले ही कम हो, गरीब हो, लेकिन वो आपका ख्याल रखे, आपसे प्यार करे? और आपको क्या चाहिए? ये सब चीजें मैंने लियो में देख ली है, इसलिए मैंने इसे पसंद किया है। प्लीज, अब ये नौकर है या कुछ भी है, मुझे इस बात से मतलब नहीं है, आप इस बात को समझिए। उसके बाद मारिया की जो बड़ी बहन थी उसने कहा, चल ठीक है, अगर तुझे ऐसा लगता है तो ठीक है, मैं भी देखती हूँ इसमें ऐसा कौन सा खास बात है जो तुझे इतना पसंद आ गया। मारिया ने लियो से कहा, तुम चलो यहां से, तुरंत चलो। उसके बाद लियो वहां से बाहर आया और उसने कहा, ये सब क्या था? मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा, ये तुम्हारी जुड़वा बहन है? आप दोनों तो एकदम हूबहू एक जैसी दिखती हैं। उसके बाद उस लड़की ने कहा, हाँ, ये पढ़ने के लिए विदेश गई हुई थी, आज ही आई है, ये एकदम मेरे जैसी दिखती है, तो अब थोड़ा संभल कर रहना। लियो का जो लालच था वो ये जानकर और भी ज्यादा बढ़ गया था। उसने सोचा कि अगर ये दोनों बहनें हैं तो उनके अंदर प्रॉपर्टी आधी आधी डिवाइड होगी। अगर ये दोनों को ही इंप्रेस करके दोनों की ही प्रॉपर्टी लूट ले तो सारी प्रॉपर्टी लियो के पास आ जाएगी। और यही सब ख्याली पुलाव पकाते हुए लियो ने प्लान किया कि अब वो मारिया की जो जुड़वा बहन है उसे भी इंप्रेस करेगा। वो बार बार जूस और खाने पीने का सामान लेकर मारिया के पास आता था और मारिया को देता था। और ये सब देखकर उसकी जो जुड़वा बहन थी वो भी सोचती थी कि हाँ यार, ये लियो तो मारिया का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखता है। और उसकी जो इमेज थी वो उसकी बहन की नजर में काफी अच्छी बन गई। जब मारिया की जुड़वा बहन ने ये सब देखा तो उसे काफी अंदर से जेलिसी फील होने लगी, क्योंकि उससे कभी लियो जैसा कोई पार्टनर मिला ही नहीं था। जितने भी मिले थे सब ऐसे ही अय्याश टाइप के लड़के मिले थे और मारिया को बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही थी। इसलिए मारिया की जो जुड़वा बहन थी वो अपनी ही बहन से धीरे धीरे जलने लगी थी कि आखिर इसे इतना अच्छा लड़का कैसे मिल गया। और दोनों बहनों के बीच ये जो नफरत की दीवार थी वो और भी ज्यादा बढ़ती गई। वो जितना प्यार लियो और मारिया के बीच देखती थी उतना ही उसका जो गुस्सा है और नफरत जो है वो बढ़ती जाती थी। और एक सुबह पूरे घर में मारिया के चिल्लाने की आवाज आई और उसके बाद पूरा जो घर का नौकर चाकर थे और सब जितने भी लोग थे वो सभी भागते हुए मारिया के कमरे में पहुंचे
और वहां पर उन्होंने जो कुछ भी देखा वो बहुत ही ज्यादा भयानक और डरावना था। सबने देखा कि मारिया के जो पिताजी थे, जो कई हफ्तों बाद बिजनेस ट्रिप से वापस घर लौट कर आए थे, उनकी लाश बेड पर पड़ी हुई थी और उनके शरीर की कई टुकड़े हो रखे थे। ये सब देखकर जितने भी नौकर चाकर थे सबने अपनी आंखें बंद कर दी और मारिया और उसकी जुड़वा बहन फूट फूट कर रोने लगी। मारिया अपने पिता की मौत से बहुत ही गहरे सदमे में पहुंच गई थी और वो बस रोई जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कैसे हो गया। मारिया के पिता की मौत को काफी हफ्ते गुजर गए, लेकिन मारिया उस गम से उभर नहीं पा रही थी। लियो ने मारिया को काफी बार समझाने की कोशिश करी और एक बार जब मारिया अपने रूम में अकेली थी तब लियो वहीं पर उसके पास आकर बैठा और उसने मारिया का हाथ पकड़ा। उसने मारिया से कहा, देखो जो कुछ भी हो गया अब उसे बदल नहीं सकते, इसलिए अच्छा यही होगा कि जो कुछ भी हो गया है उसे अब भूल कर हमें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, समझी तुम? मारिया ने कोई जवाब नहीं दिया और उसने आंसू भरी आंखों से लियो को देखा और उसने कहा, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? जब ये बात लियो ने सुनी तब उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे इमोशनल होना चाहिए या अंदर ही अंदर खुश होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका जो काम था वो बन गया था। जो कुछ भी उसने सोचा था, जैसे उसने सोचा था एकदम वैसा ही हुआ था। अंदर ही अंदर से वो खुश था, लेकिन मारिया को दिखाने के लिए उसने काफी दर्द भरी आंखों से उसने मारिया को हाँका। और कुछ ही हफ्तों बाद मारिया और लियो की शादी हो गई और उनकी शादी काफी अच्छी हुई। शादी के बाद मारिया जो थी वो धीरे धीरे अपने पिता की मौत के गम से उभरने लगी। घर में जितने नौकर चाकर थे हर कोई लियो की किस्मत के बारे में बात करता था कि देखो कुछ ही महीनों पहले आया हुआ नौकर कैसे इतने बड़े घर का मालिक बन गया। हर कोई पीठ पीछे यही बातें करता था और लियो को भी इस बारे में पता था, लेकिन उसे किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि अब उसका सारा प्लान सक्सेसफुल हो गया था। उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। वो धीरे धीरे अपने असली रूप में आ गया। उसने काफी पैसे उड़ाना शुरू कर दिया, नई नई गाड़ियां, नए नए शौक उसने पूरे करना शुरू कर दिया। लेकिन मारिया जो थी वो तब तक लियो के प्यार में पूरी तरीके से अंधी हो चुकी थी, इसलिए वो जो कुछ भी करता था वो उसे नजरअंदाज कर देती थी, क्योंकि उसके लिए सब कुछ लियो ही था। लेकिन कहीं ना कहीं वो जो लियो था वो मारिया से प्यार बहुत करता था, इसलिए वो जो मारिया की जुड़वा बहन थी उसे काफी प्रॉब्लम होती थी इस बात से, उसे काफी जलन होती थी, क्योंकि मारिया उससे छोटी थी और उसे इतना अच्छा पार्टनर मिल गया था। वहीं दूसरी तरफ वो इतनी बड़ी थी लेकिन उससे कोई ऐसा बढ़िया पार्टनर नहीं मिला था, इसलिए वो अंदर ही अंदर उसकी जो जलन थी वो बढ़ती जा रही थी। लियो एकदम राजा की जिंदगी जी रहा था। सुबह सुबह महंगी महंगी लग्जरी कार्स, हर चीज की सुविधा, और रात में मारिया जैसी खूबसूरत बीवी। और इंसान को क्या ही चाहिए अपनी जिंदगी में। एक ऐसी ही रात को वो एक अपनी नई लग्जरी कार में घर वापस आया। उसने ड्रिंक भी करी हुई थी और ड्रिंक करके वो जब घर के अंदर घुसा तो नौकर चाकर वहां पर आए, इसलिए लियो जो था वो एकदम मस्त होकर अपने मारिया के कमरे में जा रहा था। तभी उसने मारिया के कमरे से एक आवाज सुनी, देखो दीदी, अपनी ये जो जलन है ना उसे खत्म कर दो, समझी? लियो सिर्फ मेरा है। और मैं आपको एक बात बता दूं, मैं अच्छी तरह से जानती हूं कि पिताजी को भी आपने ही मारा है। बचपन से ही मैं पिताजी से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन आपको ये बात कहाँ गवारा थी। आपकी बचपन की आदत है, बचपन में भी मेरा कोई फेवरेट खिलौना होता था और आपको वो फेवरेट खिलौना अच्छा लगता था और मैं उसे नहीं देती थी, तब आप उस फेवरेट खिलौने को ही तोड़ देती थी। और अब ऐसा नहीं होगा, लियो सिर्फ मेरा है, मैं कभी भी उसे आपके साथ शेयर नहीं करूंगी, समझी आप? नशे की वजह से लियो को कुछ समझ नहीं आया और वो अपना वहां से आगे की ओर निकल गया। तभी नशे में वो जमीन पर धड़ाम से गिरा और मारिया जो थी वो भागते हुए बाहर आई और साथ ही साथ उसकी जुड़वा बहन भी। उसने जब लियो को ऐसे ड्रिंक देखा तब उसने कहा, ये तुमने शराब क्यों पी है? तुम्हारा भी दिमाग खराब हो गया है, चलो कमरे में, उठो जल्दी। उसके बाद लियो जैसे तैसे नशे में खड़ा हुआ और मारिया उसे कमरे में ले गई। जब लियो को सुबह होश आया तब उसे कुछ कुछ तो याद था कि उसने
मारिया को और उसकी बहन को बातें करते हुए सुना था, लेकिन ये याद नहीं था कि आखिर उनके बीच बात क्या हुई थी। इसलिए उसने सोचा कि चलो छोड़ो, हुआ होगा कुछ, अपने को क्या लेना देना है, और वो अपना जो नॉर्मल लाइफ थी उसे जीने लगा। लेकिन कहते हैं ना, लालची इंसान को आप जितना भी दे दो उसके लिए हमेशा कमी रहेगा, वो हमेशा और की मांग करेगा। और वैसा ही लियो भी था। उसे इतना सब कुछ मिल गया, लंबी गाड़ी, इतना बढ़िया घर, अरबों की जायदाद, लेकिन उसका जो पेट था वो फिर भी नहीं भरा, और खासकर उसकी जो जिस्म की भूख तो वो तो बिल्कुल भी नहीं। मारिया के साथ उसने काफी लंबा समय बिता दिया था, इसलिए उसके अंदर जो इंटरेस्ट था मारिया को लेकर वो थोड़ा कम हो गया। उसे ये भी पता था कि मारिया की जो जुड़वा बहन है वो उसे पसंद करती है, इसलिए उसने सोचा कि चलो एक बार मारिया की जुड़वा बहन का भी फायदा उठा लिया जाए। और वो यही सोचने लगा कि आखिर वो ऐसा कैसे करेगा। रात के वक्त वो मारिया के साथ सो रहा था, तभी अचानक से कमरे के बाहर से किसी के चलने की आवाज आई, जैसे कोई कमरे के पास से गुजर रहा हो। और लियो को समझ नहीं आया, उसे लगा कि कहीं कोई चोर वगैरह तो नहीं घुस गया, इसलिए लियो बेड से खड़ा हुआ। उसने सोचा कि चलो मारिया को क्या परेशान करना। वो अकेले ही कमरे से बाहर निकला तो उसने देखा कि बाहर और कोई नहीं बल्कि मारिया की जुड़वा बहन खड़ी थी और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसने लियो से कहा, चलो मेरे साथ, मुझे तुमसे एक काम है। और उसके बाद लियो ने पूछा, आपको और मुझसे क्या काम है? उसके बाद वो जो मारिया की जुड़वा बहन थी वो लियो को काफी गलत जगह हाथ लगाने लगी, और मारिया की जुड़वा बहन ने कहा, बस वही जो तुम मारिया के साथ करते हो वही मेरे साथ करो, बस बदले में मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, बस मेरा भी ऐसे ही ख्याल रखो जैसा तुम मारिया का रखते हो, समझे तुम? उसके बाद लियो ने भी अपना असली रूप दिखाई दिया। वो भी काफी ज्यादा खुश हुआ और वो मारिया की जुड़वा बहन के पीछे पीछे उसके कमरे में चला गया। उसके बाद वो दोनों अंदर एक दूसरे के कपड़े उतारने लगे और फिजिकल होने लगे। लेकिन कहते हैं ना, आपके कर्मों का फल आपको भले ही देर से मिले लेकिन मिलता जरूर है। अगर आपको आपके खराब कर्मों के अच्छे फल मिल रहे हैं तो यकीन मारिए, आज नहीं तो कल वो फल आपकी सेहत को नुकसान ही करेंगे। ऐसा ही लियो के साथ हुआ। उसने अपनी पूरी जिंदगी को तो बदल दिया। उसने जो उसे चाहिए था उसे सब कर लिया। उसने मारिया के साथ रातें बिता ली, उसने जितनी भी अपनी फैंटेसीज थी सब पूरी कर ली, लेकिन उसने सब कुछ पाने के बाद भी गलत काम नहीं छोड़ा। उसने मारिया की जुड़वा बहन के साथ भी फिजिकल होकर ये दिखा ही दिया कि आखिर वो कितना लालची और गिरा हुआ इंसान है। लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसने जितने भी खराब कर्म किए हैं उस रात उसे उसके कर्मों का सारा फल एक साथ मिलने वाला है। तभी उन दोनों ने आवाज सुनी कि कमरे के पास कोई आ रहा है और लियो तुरंत अचानक से कपड़े पहनने लगा। तभी अचानक से दरवाजा जो था वो एकदम धड़ाम से टूट गया और दरवाजे के कई टुकड़े हो गए। उसके बाद लियो ने देखा कि मारिया के जो बाल थे वो हवा में उड़ रहे थे, उसकी आंखें लाल थी और वो पूरी गुस्से से एकदम आग बबूला हो रखी थी। उसने लियो की तरफ देखते हुए कहा, ये तुम क्या कर रहे थे? ये तुम क्या कर रहे थे? जल्दी बताओ, तुमने मुझे धोखा दिया ना, जल्दी बताओ। लियो ने घबराते हुए कहा, मैं यहाँ कैसे पहुंचा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं तो तुम्हारे साथ सो रहा था ना बेबी, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। उसके बाद मारिया ने अपनी बहन की तरफ गुस्से भरी निगाहों से देखा और उसने कहा, तुमने मेरे लियो के साथ ऐसा क्यों किया? जल्दी बताओ, तुमने मेरे लियो के साथ ऐसा क्यों किया? तुम मेरे लियो को भी मुझसे छीनना चाहती हो जैसे तुमने मेरे पिता को छीना। पहली बार लियो ने मारिया का ऐसा डरावना रूप देखा और लियो को साफ समझ आ गया कि मारिया कोई आम लड़की तो नहीं हो सकती। मारिया के गुस्से से ही वहां की चीजें हिल रही थी और वही मारिया की जो जुड़वा बहन थी उसके शरीर में भी अजीब अजीब से बदलाव आने लगे और वो भी पूरे गुस्से से लाल हो गई और उसने कहा, मैंने कोई जबरदस्ती नहीं करी, समझी तू?
ये तेरा पति मेरे पास खुद आया था, और अगर तुझे यकीन नहीं है तो पूछ ले अपने पति से। उसके बाद मारिया ने कहा, मैं जानती हूं तुमने ही लियो के साथ कुछ किया होगा और इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। लियो सिर्फ मेरा था और मेरा ही रहेगा, समझी तुम? और इसी बात को लेकर उन दोनों के बीच लड़ाई हो गई। दोनों लियो के लिए लड़ने लगी। उनकी लड़ाई बहुत ही ज्यादा भयानक थी। और उसके बाद मारिया की जो जुड़वा बहन थी उसने कहा, ये मत भूल कि मैं तुझसे बड़ी हूँ और मेरे अंदर ज्यादा शक्तियां हैं। माना तू भी मेरी तरह की एक्शनी है, लेकिन तेरे अंदर मेरी जितनी ताकत नहीं है, समझी तू? लियो वहां से खुद को बचाने की कोशिश करने लगा। वो वहां से भागने की कोशिश कर ही रहा था, तभी उन दोनों ने लियो को पकड़ लिया और वो एक दूसरे की तरफ उसे खींचने लगी और लियो जो था वो बीच में फंस गया। लियो ने कहा, तुम दोनों मुझे छोड़ो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे छोड़ो। उन दोनों बहनों का जो गुस्सा था वो बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा था, और जैसे जैसे उनका गुस्सा बढ़ रहा था वैसे वैसे वो अपनी ताकत भी बढ़ा रही थी। मारिया चाह रही थी कि लियो उसके पास आ जाए और उसकी जुड़वा बहन चाह रही थी कि लियो उसके पास चलाए, लेकिन बीच में तो सिर्फ लियो फंस ही गया था। और अचानक से एक ऐसा समय आया जब लियो का जो शरीर था वो इतने खिंचाव को सह नहीं पाया और उसके शरीर के आधे आधे टुकड़े हो गए और उसके खून से वो जो कमरा था वो पूरा लाल हो गया। आखिर में लियो जिस चीज का असल में हकदार था वो उसे मिल गई, और वो थी एक दर्दनाक मौत। लियो की जो मौत थी वो बहुत ही ज्यादा दर्दनाक थी। कोई भी शायद ऐसी मौत मरना नहीं चाहेगा, लेकिन कहते हैं ना, कर्मों के फल सबको मिलते ही है। किसी को जल्दी मिल जाते हैं और किसी को देर से। कहते हैं इंसान को कभी भी किसी पर भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड इंसान के विनाश का कारण बनता है। ये बात लगभग हर किसी को पता है, आपको पता है, मुझे पता है, लेकिन फिर भी इस दुनिया में घमंडी लोगों की कोई कमी नहीं है। किसी को अपने चेहरे पर घमंड है कि भाई मैं बहुत ज्यादा अच्छा दिखता हूं, किसी को अपने पैसों पर घमंड है कि भाई मेरे पास पैसा बहुत ज्यादा है, किसी को अपने पोजीशन पर घमंड है कि भाई मैं इतना बड़ा अफसर हूं, और किसी को अपने पिता पर और रिश्तेदारों पर घमंड है। ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं जो लोग किसी न चीज पर घमंड करते ही हैं। और उनमें से ही एक था अभिषेक, जिसके पिता एक बहुत ही पावरफुल पॉलिटिशियन थे। उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, इसलिए अभिषेक काफी ज्यादा अय्याश किस्म का लड़का बन गया था। उसे ना ही अपने भविष्य की चिंता थी, ना ही किसी और चीज की, क्योंकि उनके पास पैसा ही इतना ज्यादा था। हमेशा अभिषेक सुबह उठता और अय्याशी करने के लिए अपनी गाड़ी लेकर कहीं ना कहीं निकल जाता। कभी भी किसी को भी मार दिया, किसी से भी लड़ाई कर ली, उसके अंदर किसी भी चीज का कोई डर नहीं था, क्योंकि वो बस एक फोन घुमाता था, तब उसके पिताजी उसे छुड़ा लेते थे। उसके पिताजी के सपोर्ट से ही वो इतना ज्यादा बिगड़ गया था। लेकिन अभिषेक को ये सब सिर्फ एंजॉयमेंट लगता था। उसका एक दोस्त भी था विवेक नाम का। वो दोनों काफी अच्छे दोस्त थे, लेकिन ऐसा सिर्फ अभिषेक को लगता था। विवेक ने अभिषेक को सिर्फ पैसों के लिए दोस्त बना रखा था, क्योंकि अभिषेक विवेक के ऊपर काफी खर्चा करता था। इसलिए विवेक भी अभिषेक को ऐसा दिखाता था जैसे वो उसका काफी अच्छा दोस्त है, लेकिन पीठ पीछे विवेक भी उसकी बुराइयां ही करता था। एक बार की बात है, अभिषेक और विवेक दोनों कार में बैठे हुए थे और ड्राइवर कार को ड्राइव कर रहा था। अभिषेक ने पूछा, और बता विवेक, क्या चल रहा है जिंदगी में? उसके बाद विवेक ने कहा, अरे भाई बस ठीक चल रहा है। तूने ब्रेकिंग न्यूज सुनी? क्या हो रहा है आजकल? उसके बाद अभिषेक ने कहा, ब्रेकिंग न्यूज कैसी? कुछ बड़ी बात है क्या? जिसके जवाब में विवेक ने कहा, अरे बड़ी बात तुझे पता नहीं है, शहर के बाहर एक बहुत ही बढ़िया क्लब खुला हुआ है
जिसमें बहुत ही सुंदर सुंदर लड़की आती हैं, क्योंकि वो एकदम यूनिक स्टाइल में बनाया हुआ क्लब है। वो पूरा जंगल के बीचों बीच बनाया हुआ है और हाल ही में ओपन हुआ है। क्या तुझे पता है उस क्लब के बारे में? उसके बाद अभिषेक ने कहा, नहीं, मुझे तो ऐसे क्लब की कोई जानकारी नहीं है। तुझे इस क्लब के बारे में कैसे पता चला? उसके बाद विवेक ने कहा, अरे नहीं, मुझे तो न्यूज़पेपर से पता चला, कोई एडवर्टाइजमेंट थी, उसी को पढ़कर मैंने जाना। खैर कोई बात नहीं। अभिषेक ने कहा, तुझे जाना है यहाँ पर? उसके बाद विवेक ने कहा, जाना तो है भाई, लेकिन हर चीज़ पैसों से होती है और यहाँ की टिकट्स बहुत महंगी हैं। मैं तो अफोर्ड नहीं कर सकता। तेरे जैसा बंदा ही अफोर्ड कर सकता है, लेकिन मुझे पता नहीं तू जाएगा या नहीं जाएगा, इसलिए छोड़, कोई बात नहीं। अब मेरा घर आ गया तो मैं चलता हूँ। जब ये बात अभिषेक ने सुनी तब उसने कहा, तू चिंता मत कर, हम दोनों इस क्लब में जाएंगे, पैसों की चिंता बिल्कुल भी मत करिए। जब विवेक ने ये बात सुनी तब वो काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ और उसने कहा, क्या सच में? लेकिन टिकट बहुत ज़्यादा महंगी है। एक आदमी की टिकट 20,000 की है, हम दोनों की टिकट 40,000 की पड़ेगी, सोच ले। और उसके बाद अभिषेक ने जवाब दिया, अरे यार, तू पैसों की चिंता क्यों कर रहा है? मैं हूं ना, सारे पैसों का इंतजाम हो जाएगा। तो बस एक काम कर, आज शाम को मुझे मिल जाइए, हम दोनों मिलकर वहीं जाएंगे उस क्लब में और एंजॉय करेंगे पूरी रात। उसके बाद विवेक ने कहा, हाँ क्यों नहीं। ये कहकर विवेक कार से उतरा और अपने घर की ओर चल दिया। जब शाम हुई तब अभिषेक अच्छे से तैयार हुआ और तैयार होने के बाद उसने अपनी कार को निकाला और विवेक के घर के सामने लाकर पार्क कर दिया। उसने तुरंत विवेक को कॉल किया, हेलो हेलो विवेक, अरे भाई मैं आ गया हूँ, जल्दी नीचे आ जा, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ। उसके बाद विवेक ने जवाब दिया, हाँ भाई बस 2 मिनट, मैं आ ही गया। विवेक नीचे आया। उसके बाद उसने कार को देखा तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हुआ, क्योंकि वो एक ब्रांड न्यू कार थी। जैसे ही विवेक कार के अंदर बैठा तब वो कार का इंटीरियर देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया और उसने पूछा, भाई ये कौन सी कार है? एकदम बहुत ज़्यादा लग्जरी लग रही है। जिसके जवाब में अभिषेक ने कहा, अरे वही है यार, लेटेस्ट बेंटले कॉन्टिनेंटल जीटी। और विवेक ने कहा, अरे यार बहुत महंगी कार होगी। अभिषेक ने उसके बाद कहा, अरे ये सब छोड़, तू मुझे ये बता उस क्लब की लोकेशन क्या है, क्या गूगल मैप पे मौजूद है? उसके बाद विवेक ने कहा, हाँ शायद मौजूद ही होगी, चेक करके देख ले। उन्होंने मैप को ओपन किया और नेविगेशन को सेट किया। उसके बाद वो गूगल मैप के सहारे आगे बढ़ने लगे। काफ़ी उन्होंने सरदर्दी अपनाई और तब जाकर वो उस जंगल के पास पहुंच गए जिसके बीचों बीच वो क्लब बना हुआ था। उस जंगल को देखकर विवेक ने कहा, अरे यार, जितना फोटो में देख रहा था उससे कई ज़्यादा डरावना है ये जंगल, लेकिन एक प्रॉब्लम है। जिसके जवाब में अभिषेक ने कहा, क्या प्रॉब्लम है भाई? अब इतनी आगे आगे हैं तो अब कैसी प्रॉब्लम? विवेक ने जवाब दिया, अरे नहीं भाई, मतलब अब क्लब के अंदर कैसे जाएंगे, वो भी इस महंगी कार को लेकर? अगर हम ऐसे ही जंगल में घुस जाएंगे तो पता नहीं कितने स्क्रैचेस आ जाएंगे कार पर। जिसके जवाब में अभिषेक ने कहा, अरे तू चिंता मत कर, कोई ना कोई रास्ता ज़रूर होगा। अगर इतना अच्छा क्लब खुला हुआ है यहाँ पर तब पक्का सुविधा भी दी ही होगी। जैसे ही ये बात अभिषेक ने कही तभी वहाँ पर एक आदमी आया और उसने कहा, जी सर कहिए, किस लिए आपने गाड़ी को रोका है? और उसके बाद अभिषेक ने कहा, हमें क्लब में एंट्री लेनी है और कहाँ से जाना पड़ेगा? उसके बाद उस आदमी ने कहा, सर यहाँ से लेफ्ट हो जाइए, आपको सीधा रास्ता मिल जाएगा, आप सीधा क्लब के सामने जाकर रुकेंगे। उसके बाद अभिषेक ने कहा, ठीक है मैं चलता हूँ। अभिषेक ने कार को चालू किया और वो कार को लेकर जैसा उस आदमी ने बताया था उस रास्ते पर चल दिया। जब रास्ता खत्म हुआ तब उन्होंने देखा कि एक बहुत ही लग्जरी क्लब वहां पर ओपन हो रखा था। वहां पर लोगों की आवाजाही भी लगी हुई थी। उसके बाद अभिषेक ने अपनी कार को पार्क कर दिया। उसकी महंगी सी कार को देखकर वहां जितने भी लोग थे सब हैरान हो गए और वो सभी अभिषेक को अटेंशन देने लगे, क्योंकि सबको पता चल गया कि अभिषेक काफी ज्यादा रिच है। हर कोई अभिषेक को अटेंशन देने लगा, पूछने लगा,
हेलो ब्रदर, नाम क्या है आपका? मेरा नाम अभिषेक है। तुम्हारा? मेरा नाम साहिल है। और पहली बार इस क्लब में आए हो? अभिषेक ने जवाब दिया। हाँ, मुझे हाल ही फिलहाल में पता चला इस क्लब के बारे में। मुझे मेरे इस दोस्त ने, विवेक ने बताया। तो आज ये और मैं इस क्लब को देखने के लिए आए हैं कि आखिर कैसा क्लब है ये। वैसे बाहर से तो अच्छा दिख रहा है। उसके बाद वो जो लड़का था साहिल, उसने कहा, अरे क्लब बहुत अच्छा है, अंदर चलो तो सही, हर चीज का इंतजाम है, खाना पीना, लड़की, समझ रहे हो ना। उसके बाद अभिषेक ने कहा, हम तो सिर्फ एंजॉय करने के लिए आए हैं, हर तरह का एंजॉय, चल विवेक। उसके बाद अभिषेक और विवेक उस क्लब के अंदर चले गए और वहां पर उन्होंने देखा कि हर कोई बस डांस करे जा रहा था, कोई ड्रिंक कर रहा था, ढेर सारी लड़कियां नाच रही थी और पूरा माहौल वहां का बना हुआ था। तभी अभिषेक की और विवेक के कंधे पर किसी ने हाथ रखा और जब उन दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो दो बड़े बड़े बाउंसर वहां पर खड़े थे और उन्होंने कहा, क्या सर मैं आपका पास दे सकता हूं? आपने एंट्री कैसे ले ली? और उसके बाद अभिषेक ने कहा, पास हमें खरीदना है, बता दो कहां से मिलेगा। जब उस बाउंसर को यह बात पता चली कि अभिषेक के पास नहीं है, तब उसने कहा, अगर आपके पास नहीं है तो आप इस क्लब के अंदर कैसे दाखिल हुए? तुरंत यहां से बाहर निकलिए। जैसे ही ये बात अभिषेक ने सुनी तब उसका जो ईगो था वो हर्ट हो गया और उसने कहा, सुन बे, मेरे पापा यहाँ के सबसे बड़े पॉलिटिशियन हैं, समझा? अगर मैं चाहूं ना तो तेरा क्लब 2 दिन में बंद करवा दूं, इसलिए अपनी औकात में रहे। कितने का पास है? उसके बाद उस बाउंसर ने कहा, सर बस यही अराउंड 25,000। उसके बाद अभिषेक ने अपने पॉकेट में हाथ डाला और नोटों का बंडल निकालकर उस बाउंसर के मुंह पर मारा और विवेक ने ये सब देखकर तालियां बजानी शुरू कर दी। अभिषेक ने कहा, ये ले पैसे उठा और चलता बन। मुझे याद भी नहीं कि इस गड्डी में कितने पैसे हैं, लेकिन 50,000 से तो ज्यादा ही होंगे, इसलिए निकल अब यहां से, मुझे और मेरे दोस्त को डिस्टर्ब मत करियो। जब ये बात उस बाउंसर ने सुनी तब वो वहीं से शर्मिंदा होकर, बेइज्जत होकर वो पैसे उठाकर वहां से चला गया। पूरे क्लब में जितने भी लोग थे, हर कोई अभिषेक को ही देख रहा था कि आखिर ये इतना रिच है। और उसकी रिचनेस को देखने के बाद क्लब में मौजूद हर लड़का लड़की उससे दोस्ती करने के लिए बेचैन होने लगा और अभिषेक इस बात से परेशान हो गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो किस किस से दोस्ती करे। और विवेक ने कहा, भाई तुमने तो सबको अपना फैन बना लिया, यहाँ पर मान गया तुमको। अभिषेक ने कहा, अरे कोई बात नहीं यार, समझ सकता हूं, मैं किसी स्टार से कम हूं क्या। उसके बाद अभिषेक भी अपना एंजॉय करने लगा, ड्रिंक करने लगा। उसने पूरे क्लब में देखा तो हर कोई इसको अटेंशन दे रहा था। तभी अभिषेक को वहां पर उस क्लब में एक बहुत ही सुंदर लड़की नजर आई। वो लड़की दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। उसे देखकर अभिषेक बस उसे देखता ही रह गया। अभिषेक ने सोचा, चलो उस लड़की से बात की जाए। अभिषेक उस लड़की के पास गया और अभिषेक ने कहा, हेलो, मेरा नाम अभिषेक है, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं? उसके बाद वो जो लड़की थी उसने अभिषेक की तरफ देखा और नाम में सर हिलाया और उसे वहां से जाने का इशारा किया। जैसे ही ये बात अभिषेक ने सुनी तब उसका जो ईगो था वो फिर से हर्ट हो गया और उसने कहा, मैंने आपसे सिर्फ नाम पूछा है और कुछ भी नहीं, नाम बताने में इतना घमंड। उसके बाद उस लड़की ने जवाब दिया, देखिए मैं कोई घमंड नहीं दिखा रही, बस मुझे आपसे बात नहीं करनी, आप जाइए यहां से। अभिषेक ने जब ये बात सुनी तो उसका ईगो और भी ज्यादा हर्ट हो गया और वह पूरा गुस्से से लाल हो गया। जितना भी क्लब था, जितने भी लड़का लड़की थे, वो सब अभिषेक को देखने लगे कि आखिर कैसे उसकी बेइज्जती हो गई। और ये जो बेइज्जती थी ये अभिषेक को एकदम नागवारा गुजरी। अभिषेक ने उस लड़की को उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया और वो लड़की चुपचाप सुनती रही। उसने किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया। काफी मुश्किल से अभिषेक शांत हुआ और उसके बाद वो अपना वापस एंजॉय करने लगा। एंजॉय करते करते रात होती गई और तकरीबन रात के 12 बज गए। वो लड़की
जहां थी वहीं बैठी रही। उसके बाद अभिषेक ने देखा कि वो लड़की उठकर क्लब से चली गई और अभिषेक के दिमाग में आया क्यों ना बदला लिया जाए। अभिषेक ने काफी ज्यादा ड्रिंक करी हुई थी, इसलिए वो नशे में और भी ज्यादा अपने आप को शेर समझ रहा था। इसलिए अभिषेक ने कहा, विवेक तू बस एंजॉय कर यहां पर और मैं अभी आता हूं। उसके बाद ये कहकर अभिषेक उस क्लब से बाहर निकला और उस लड़की का पीछा करने लगा। वो लड़की उस क्लब वाले रास्ते से हटकर जंगल में घुस गई और अभिषेक को पता चल गया कि वो लड़की जान चुकी है कि अभिषेक उसके पीछे है, इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए जंगल में घुस गई है। यही सोचकर अभिषेक भी उसके पीछे पीछे जंगल में घुस गया। उस लड़की का पीछा करते करते अभिषेक उस जंगल के बहुत ही ज्यादा अंदर आ गया, जहां पर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था और वो लड़की अभिषेक को बस जंगल के और अंदर लेकर जा रही थी। अभिषेक भी एकदम नशे में था, वो एकदम सोचने समझने की सुध को खो चुका था, इसलिए वो भी उसका पीछा करते करते जंगल में अंदर घुसे जा रहा था। एक समय ऐसा आया जब उस जंगल में दिखना सब कुछ बंद हो गया, अंधेरा बहुत ही ज्यादा घना हो गया और अभिषेक उस लड़की को ढूंढने लगा। अभिषेक ने चिल्लाते हुए कहा, कब तक छुपेगी? तुझे बाहर तो आना ही पड़ेगा। जो तूने मेरी बेइज्जती उस क्लब में सबके सामने करी है, उसका बदला तो मैं लेकर ही रहूंगा, चाहे तू जहां मर्जी वहां छुप जाए। समझी तू? अगर तू अपने आप को जिंदा रखना चाहती है तो चुपचाप मेरे पास आ जा, लेकिन अगर मैंने तुझे ढूंढा तब सबसे पहले मैं तेरी इज्जत लूटूंगा, उसके बाद तुझे जान से मार दूंगा। और मेरी चिंता मत करियो, मेरे पापा बहुत ही ज्यादा पावरफुल पॉलिटिशियन है, वो मुझे बचा ही लेंगे। अभिषेक ने ये कहा ही था तभी उसे पायलों की आवाज सुनाई देने लगी। हर तरफ से उसे सिर्फ ऐसी आवाज आई जैसे कोई लड़की पायल पहनकर चल रही हो। अभिषेक ने चिल्लाते हुए कहा, मेरे साथ खेल मत खेल, समझे तू? मैं सिर्फ 5 तक गिनती गाऊंगा, अगर तू बाहर नहीं आई तब तू सोच लियो मैं तेरा क्या हाल करूंगा। 1 2 3 4। अभिषेक ने देखा कि वो लड़की दूर से उसी की तरफ चली आ रही है और वो लड़की दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और सुंदर लग रही है। उसने ऊपर से नीचे तक सोने के जेवर पहने हुए हैं और उसके चेहरे की चमक से वहां का जो अंधेरा था वो खत्म होने लगा है। इतनी ज्यादा खूबसूरत लड़की अभिषेक ने जिंदगी में पहली बार देखी थी और उस लड़की की खूबसूरती को देखकर अभिषेक ने तुरंत अपना दिल उस लड़की को दे दिया और उसका सारा जो गुस्सा था वो शांत हो गया। अभिषेक ने उस लड़की के पास जाकर कहा, तुम तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैं तुम्हारी कितनी तारीफ करूं, तुम्हारी खूबसूरती की, तुम्हारे इस चमकते चेहरे की। क्या मैं तुम्हें गले लगाऊं? उसके बाद उस लड़की ने हाँ में सर हिलाया और उसके बाद अभिषेक ने कस के उस लड़की को गले लगाया। जैसे ही अभिषेक ने उस लड़की को गले लगाया तो उसे ऐसा लगा जैसे उसे स्वर्ग नसीब हो गया हो। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसने किसी लड़की को नहीं बल्कि किसी अप्सरा को गले लगाया हो। लेकिन उसे अब इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने पूरी दुनिया को जीत लिया था। धीरे धीरे उसे यह महसूस हुआ कि वो लड़की रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। धीरे धीरे करते करते 1 घंटा बीत गया और अभिषेक के शरीर की ताकत जो थी वो एकदम खत्म सी हो गई और उसने कहा, बस अब बहुत हुआ, अब बाकी का कल करेंगे। बहुत मजा आया। लेकिन जैसे ही ये बात उस लड़की ने सुनी तब उसने कहा, नहीं, शुरू तुमने किया है तो खत्म मैं करूंगी। जब तक मेरा मन नहीं भरता तब तक तुम कहीं नहीं जा सकते।
जब ये बात अभिषेक ने सुनी तब उसने कहा, तो मैं कहीं जा रहा हूं, मैं कहीं नहीं जा रहा, बस मुझे थोड़ा आराम करना है, मैं बहुत ही ज्यादा थक गया हूं। लेकिन वो जो लड़की थी वो तभी हंसने लगी और उसका पूरा जो शरीर था वो बदलने लगा। धीरे धीरे वो जवान और खूबसूरत लड़की एक बदसूरत सी दिखने वाली चुड़ैल में बदल गई और उस चुड़ैल ने एक लंबा सा चाकू अपनी पीठ से निकाला और उस बूढ़ी सी चुड़ैल को देखकर अभिषेक के पूरे शरीर में लकवा मार गया और वो चाहकर भी खुद को हिला डुला नहीं पा रहा था। उसके बाद क्या था, जब उस यक्षिनी को पता चला कि अब अभिषेक उसके किसी काम का नहीं है, तब उस यक्षिनी ने अपने एक वार से अभिषेक का सर उसके धड़ से अलग कर दिया और वो उसके पूरे शरीर के खून को निचोड़ निचोड़ कर पी गई और वहां से चली गई। तो ये थी यक्षिनी की एक खौफनाक कहानी और मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी को सुनने में मजा आया होगा। इसके अंदर कुछ मैसेजेस थे, शायद आप सभी को समझ आ गए होंगे। आपको इस कहानी से जो भी मैसेज समझ आए हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही साथ अगर आपको कहानी सुनने में मजा आया हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दे। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।